कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे से होंगे। आज हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का 5वां लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि जहां कहीं भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो उसके अंदर अगर हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी भी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर दें तो उस वजह से आज के दिन में हम लोग लेकर आ रहे हैं जैसे कि एमआरआई, जैसे कि चार्ज एक्सीलरेटर और इस तरीके के ना जाने कितने सारे इक्विपमेंट्स जो अभी हम लोग यूज करते हैं। ये सारे के पीछे यही टेक्निक यूज किया जाता है। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि इसके पीछे कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इस सारे विज्ञान को बनाने में हमारे काम आता है। चलिए आज इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएं और इसमें हम लोग समझें कि वो सारे के सारे पैरामीटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। मैं नितेश रंजन आप लोगों के सामने शुरू करने जा रहा हूं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इस पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे सोलेनॉइड से। सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होता है, व्हाट इज सोलेनॉइड, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बेसिकली ये हमारा कुछ इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर है जिसमें कॉइल जो है वो बाउंड किया जाता है हेलिकल फॉर्म में। तो अगर हम लोग इसमें करंट को फ्लो कराएं तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड कुछ वैसा ही बिहेवियर शो करता है जैसा कि आप बार मैग्नेट में देखोगे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में समझेंगे। और एक होता है सोलेनॉइड जैसा ही एक कंडीशन है जिसे हम लोग कहते हैं टॉरॉयड। हालांकि आपके क्लास 12 के सिलेबस में इसका चर्चा नहीं होगा। क्लास 12 के सिलेबस में ये डिस्कशन का पार्ट नहीं होगा बिकॉज इसे हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम सोलेनॉइड को देख रहे हैं तो टॉरॉयड भी हमें जानना जरूरी है। टॉरॉयड है क्या? ये वैसा मैग्नेटिक कंडीशन है जिसमें कि कोई पोल नहीं होता है, मींस विदाउट पोल अ कंडीशन इन विच मैग्नेटिज्म विल बी फेल्ड। तो हम लोग टॉरॉयड के बारे में समझेंगे एंड देन यहां से कहानी जो शुरू होगी वो यहां तक चलते रहेगी। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बिना हम लोग टाइम वेस्ट किए इस सेशन को आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने नोटबुक और पेन पेपर के साथ एकदम से प्रिपेयर्ड होंगे कैमरा के उस तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं बात कर रहा हूं सोलेनॉइड के बारे में। व्हाट इज सोलेनॉइड? तो सोलेनॉइड के बारे में हम लोग अभी अभी बात किए। ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, देख लो पहले तो। A solenoid is a long wire wound in a helical form where the turns are closely placed. मतलब क्या है? मतलब यह है फ्रेंड्स कि अगर हम लोग यहां से यहां के पार्ट को रेडियस कंसीडर कर रहे हैं और यहां से यहां के लेंथ को यदि हम लोग L कंसीडर कर रहे हैं और हम लोग अगर ये कहते हैं कि R is very very less than L, तो ये एक ऐसा कंडीशन है जिसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड, जिसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड। नाउ द कंडीशन इज कि ये जितने भी सारे टर्न्स हैं वो सारे के सारे सर्कुलर फॉर्म में हैं। तो आप जरा उम्मीद करो, जरा सोचो कि आपके पेन के अंदर कभी ना कभी आप लोग अपने खुरापात की वजह से स्प्रिंग तो बाहर निकाले ही होंगे और उस स्प्रिंग में यदि हम लोग करंट दौड़ाएं तो कुछ वैसा ही कंडीशन है जैसा हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं सोलेनॉइड के बारे में। तो यहां पर आप इस स्टेटमेंट को आप देख लो। A solenoid is a long wire wound in a helical form where the turns are closely placed. Each turn can be considered as a circular loop which carries current. तो अब जरा ये सोचो कि अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा तो करंट का कंडीशन क्या होगा। कोई एक हम लोग ऐसा लूप बनाते हैं, हम लोगों के सामने कुछ मान लो मैं ऐसा कंडीशन बता रहा हूं, ऐसा इसमें करंट में कुछ इस तरीके से फ्लो करा दूं।
तो यहां पर आप लोग डॉट से बताओगे बिकॉज यहां से करंट बाहर की ओर आ रहा होगा, और यहां पे करंट क्रॉस में बता रहा हूं बिकॉज यहां करंट अंदर की ओर जा रहा होगा, और कुछ इसी तरीके से ये एक हेलिकल बना रहा है, राइट? वेरी गुड। अब जरा मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि आप आगे वाले पार्ट को भूल जाओ, जस्ट हम लोग पहले इसका बात करते हैं, पहले वाले सर्कुलर पार्ट का मैं बात करता हूं। मैं उसमें बोलूं कि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा स्टूडेंट्स, तो मैं कहां का बात कर रहा हूं, बेसिकली मैं इस पॉइंट का बात कर रहा हूं, मतलब मैं इसके सेंटर का बात कर रहा हूं। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, अंदर की ओर होगा। तो ऐसे कितने सारे टर्न्स हैं, ऐसे कितने सारे टर्न्स हैं, लाइक दिस। तो इन सारे टर्न्स का जो टेंडेंसी है वो क्या है, वो ये है कि सारे का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में है, और क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सारे के सारे यदि सेम डायरेक्शन में है तो सारा का सारा उस डायरेक्शन में एड अप होने जा रहा है ना? कमाल की बात। यहां पर हम लोग समझने वाले ये हैं कि क्योंकि यहां पर ये एड अप होने वाला है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ये कहां है ऐसा, कहां है ऐसा, इनसाइड सोलेनॉइड, इनसाइड सोलेनॉइड। मैं ये बताया किस आधार पे, मैं अभी जस्ट एंड जस्ट डायरेक्शन का बात किया, मैं ये जो बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन बात कर रहा हूं। अब इससे रिलेटेड जो मैथमेटिक्स है मैं इसे आगे बात करूंगा बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ एज वेल एज बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल कंडीशन, जिसमें कि ज्योमेट्रिकल कंडीशन के ऊपर ना ही जेई में ना ही नीट में कभी सवाल पूछा गया, लेकिन फिर भी हमारे नॉलेज के लिए वो जानना जरूरी है। तो चलिए इसके आगे के स्लाइड पे चलते हैं। इस पार्ट ऑफ द स्लाइड को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, यहां आप ध्यान दें, मैं जैसा आपको बताया था कि सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कुछ इसी तरीके के कंडीशन में है, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही क्लोज लूप के फॉर्म में होता है, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी क्लोज लूप नहीं बनता है अनटिल एंड अनलेस वो टाइम वेरिंग सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, जिसे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम लोग उसका भी बात करेंगे, लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कभी भी क्लोज लूप के फॉर्म में नहीं होता। तो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ लूप। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं यहां पे कह रहा हूं कि ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड एडअप हो रहे हैं कहां, सोलेनॉइड के अंदर में। अब क्योंकि सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, और एक और बात यह है कि सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के साथ इक्विडिस्टेंट है, ऑलमोस्ट। तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि दिस मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूनिफॉर्म इन नेचर, और क्योंकि सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड, इसलिए मैं ये भी कह सकता हूं कि ये स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इनसाइड द सोलेनॉइड हमें देखने को मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस चीज को देखें। कंसीडर अ लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ क्लोजली पैक्ड लूप्स। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को अपने दिमाग में रख लो। Inside the solenoid, the magnetic field is uniform and magnetic field lines are parallel to the solenoid axis.
Figure shows the magnetic field due to solenoid carrying current. Outside the solenoid, the magnetic field is very small as compared to the field inside the solenoid, and so it can be considered as zero. अब इसके पीछे का लॉजिक एम्पियर सर्किट लॉ से भी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग इतने सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखो एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. See here guys, magnetic field in the interior of long solenoid. तो सबसे पहले मैं एक एम्पीरियल लूप बनाया, यहां पर ध्यान दो, ये एक एम्पीरियल लूप है. मैं अभी बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ, बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ. एम्पियर्स लॉ का क्या मकसद था फ्रेंड्स? लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एम्पियर्स लॉ का जो मकसद था वो था टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. तो मैं अभी जो यहां पर बात करने जा रहा हूं, बेसिकली मैं सोलेनॉइड के वजह से प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का बात करने जा रहा हूं. यस. अब एक और बात बताओ, मैं अभी अभी बताया तुम्हें कि क्योंकि करंट यहां पर कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो करंट अगर कुछ इस तरीके से फ्लो करता गया, यस, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर हमेशा डाउनवर्ड क्यों शो कर रहा है, अपवर्ड क्यों नहीं, आप अपवर्ड भी शो कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं. लेकिन फिलहाल जो सोलेनॉइड का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मैं उस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड को मैं इस डायरेक्शन में शो कर सकूं. जितने दूर में मैग्नेटिक ये सोलेनॉइड है उतने दूर के अंदर का क्या बिहेवियर है मैं उसे शो करना चाह रहा हूं आपके सामने, इसीलिए ये डायरेक्शन ले रहा हूं. अब मैं आपसे बोला ये कि अगर ये नीचे की तरफ के डायरेक्शन में शो कर रहा है तो मैं यहां पर एक एम्पीरियल लूप बना दिया और यहां ये लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है. मैं अब आपसे बोलता ये हूं कि एम्पियर्स लॉ लगा दो. एम्पियर्स लॉ था क्या? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ B dot dl will give you mu naught times the current enclosed inside the amperial loop. ऑलराइट, समझ में आ रही है आप लोगों को बातें? वेरी गुड. अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो पार्ट है एम्पीरियल लूप का, ये कितना एंगल बना रहा है फ्रेंड्स? 90 डिग्री. सिमिलरली ये कितना बना रहा है फ्रेंड्स? 90 डिग्री. और यही दो पार्ट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में है. इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, इसमें अगर हम लोग बी और डीएल के बीच का एंगल का बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड भी आगे की तरफ, और अगर हम लोग एलिमेंट्री पार्ट ऑफ दिस एम्पीरियल लूप का बात करें तो ये भी सेम डायरेक्शन में है, एंड सो वी कैन कंसीडर थीटा टू बी 0 डिग्री. वेरी गुड. क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे आप देखो जो मैं लूप बना रहा हूं उसका डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लिया, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल मैं 0 डिग्री ले रहा हूं. लेकिन ऊपर वाले के केस में 180 डिग्री में लूंगा. लेकिन वहां पर एक और चीज जानना जरूरी है कि क्या वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है? तो हम लोग इस चीज को यहां पे अब समझते हैं. देखो, I is equal to current through the solenoid, N is equal to number of turns per unit length of solenoid. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और इसे कैपिटल N की जगह पे स्मॉल n कंसीडर करो, आप ज्यादा अच्छा रहेगा. B is magnitude of magnetic field. अगर हम B और इज द मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एरो को मॉड के अंदर में ले लिया जाए. PQ is equals to L, PQ is equals to L, length of the solenoid. Consider rectangular closed path PQRS as shown in figure. समझ में आ गया आपको ये स्लाइड? अगर ये समझ में आ गया तो अब हम लोग एम्पियर्स लॉ के मदद से मैग्नेटिक फील्ड पता करने जा रहे हैं ड्यू टू सोलेनॉइड इन द नेक्स्ट स्लाइड. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब आ जाओ यहां. अब ध्यान देना कि हम लोग ऑलरेडी इस बात को जानते हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ B dot dl gives you mu naught times of current enclosed inside the loop. तो मुझे एक बात समझाओ जरा कि अगर हम लोग B dl लगा रहे हैं
तो वो एम्पीरियल लूप के हर एक पार्ट पे लगने वाला है, हर एक लेंथ पर लगने वाला है। तो मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं PQ, QR, RS एंड SP पर, PQ, QR, RS एंड SP पर। तो आप लोग ये बात को समझो कि PQ का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री होने की वजह से BL के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। इतना तो बात आप लोग समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। मैं अभी अभी आपको बताया कि 0 डिग्री लिया जाएगा। देखो आप यहाँ पे थीटा विल बी टेकन एज 0 डिग्री। यस, अब उसी चीज को मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रखा। अब इसी चीज के मदद से हम लोग आगे के स्लाइड पे जब चले तो हम लोग यहां पर देखेंगे ये कि QR और SP और QR ये दोनों 90 डिग्री होने की वजह से, बिकॉज cos 90 विल बी इक्वल टू 0, तो यहां पर ये 0 वैल्यू दे देगा। और RS की वजह से 0 क्यों देगा? बिकॉज यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड नहीं है, सो यहां पर ये स्ट्रांग नहीं है। मतलब क्या है सर? मतलब यह है कि B of PQ is very greater than मैग्नेटिक फील्ड नियर RS, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस प्रकार का है, तो मैं अगर ये बोलूं कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है तो इसके बीच का जो स्पेसिंग है वो आप देख रहे हो बहुत घटता जा रहा है। तो क्योंकि घटता जा रहा है तो यहां पर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। क्लियर? तो दैट वे हम लोग यहां पर RS की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो हम लोग कंडीशन लिख रहे हैं, एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, वो हम लोगों का वैल्यू आ रहा है 0। तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? तो आप यहां पर ध्यान दो, PQ का केवल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है BL के फॉर्म में, मतलब एम्पीरियल लॉ का जो आपको कंडीशन है उसमें PQ का केवल वैल्यू आ रहा है BL, बाकी QR, RS और PS का जो वैल्यू है वो 0 0 0 है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा तो वो केवल और केवल किसके वजह से होगा? PQ की वजह से होगा, और वो होगा क्या? BL। तो BL विल बी इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट इनटू I। अब यहां पर जितने भी टर्न्स लिए गए हैं ये सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये सारे क्या है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे आगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इस चीज को। यहां देखो, यहां मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या कि BL इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू I। N क्या है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ टर्न्स। हियर N is equals to number of turns। Here N is equals to number of turns। तो क्या आप ये कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में कहां होगा? अंदर में होगा सर। कहां पे अंदर में सर? तो ये अगर सोलेनॉइड है तो इस सोलेनॉइड के अंदर में ही मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है, और ये काफी स्ट्रांग है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है सर? तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है म्यू नॉट N I अपॉन L। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इनसाइड द सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसे हम लोग म्यू नॉट कह रहे हैं। N क्या है सर? N इज नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ये है, ये जितने भी टर्न्स हैं इसे हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स कह रहे हैं। I हो गया करंट जो फ्लो कर रहा है, L हो गया आपको लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। क्लियर है स्टूडेंट्स? और यहां बेसिकली हियर हम लोग N अपॉन L को कंसीडर करते हैं स्मॉल n, और इसे ही कहा जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी कि
जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर में ही है, अंदर में ही मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर में ही मैग्नेटिक फील्ड है, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर में ही है। और ये जितने सारे मैग्नेटिक फील्ड हैं ये सारे के सारे किस फॉर्म में हैं? कुछ इसी तरीके के हैं, जिस तरीके का लेंथ है उसी प्रकार का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं यहाँ पे डॉट से जो रिप्रेजेंट किया हूं, ये अगर आप लोगों को ऐसा लग जाए कि बाहर की ओर है तो ऐसा मत समझिए, बाहर की ओर नहीं है। ये बेसिकली मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है ये स्टूडेंट्स? वेरी गुड। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आने वाला है क्या? बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है म्यू नॉट एन आई, वेयर स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब मैं यहां देखूंगा क्या, एट द पॉइंट नियर द एंड ऑफ ए सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज फाउंड टू बी म्यू नॉट एन आई बाई 2। अब इस बात को समझते हैं, अब इस बात को समझते हैं। देखो यहां पे, यहां ध्यान देना कि हम लोगों के सामने ये जो सोलेनॉइड है, ये जो सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में ये रहा नंबर ऑफ टर्न्स, ये रहा नंबर ऑफ टर्न्स। ये हमारा क्रॉस और ये रहा डॉट। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही है। अब मैं अगर तुमसे बोला कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो अंदर में तो मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, लेकिन जब हम लोग पोल का बात करें, जब हम लोग पोल का बात करें तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2। सारे के सारे खुरापात दिमाग इसे हर्ट्ज समझ रहे होंगे, हाँ है ना, बिजली का झटका जब लगता है तो वैसा जो दिल है वैसा ही दिल है कुछ ये। तो ये जो हमारे सामने कंडीशन है, जो पोल है वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इट इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब कभी भी हम लोग, हालांकि इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने मैं इसे रख दे रहा हूं, पिछले 4-5 सालों में नहीं आया है। यह हमारे सामने कंडीशन है, और मैं यदि बोलूं कि ये रहा सेंटर, इस सेंटर से एक तो एक साइड वाले एंगल को आप लोग समझ लो θ1 और एक साइड के एंगल को आप लोग समझ लो θ2, एंड इसके आधार पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू फाइनाइट सोलेनॉइड, फॉर फाइनाइट सोलेनॉइड, जो कंडीशन होता है वो फाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इट विल बी म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। नाउ गाइस, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, मतलब दोनों ही तरफ क्या है, दोनों ही तरफ, यस, दोनों ही तरफ हम लोगों के सामने जो कंडीशन आ रहा है वो क्या हो जाएगा बताओ? मैं बोल रहा हूं कि ये इनफाइनाइट है तो दोनों ही तरफ 90 डिग्री होगा स्टूडेंट्स। ये θ2 भी इस तरफ 90 डिग्री और ये θ1 भी इस तरफ 90 डिग्री। तो फॉर इनफाइनाइट सोलेनॉइड हम लोग ये कह सकते हैं कि θ1 विल बी इक्वल टू θ2 विल बी इक्वल टू पाई बाई 2। अब अगर आप यहां पे पुट कर दो तो B विल बी इक्वल टू, ये कब का बात है? जब हम यहां से दोनों ही तरफ को इनफाइनाइट मान रहा है। तो मैं बोला ये कि B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 एंड हियर sin 90 प्लस sin 90 मींस 2, so it becomes म्यू नॉट एन आई।
मतलब क्या आप समझे? मतलब यह है सर कि अगर हम लोग सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का बात करें तो इट विल बी म्यू नॉट एन आई। लेकिन वही अगर मैं बोलूं कि स्टूडेंट्स ये देखो, मैं तुमसे बोलता हूं कि ये इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है। मतलब एक एंड जो है वो हम समझ रहे हैं 0 डिग्री और दूसरा एंड समझ रहे हैं 90 डिग्री। मतलब θ1 आप समझ लो 0 डिग्री एंड θ2 आप समझ लो 90 डिग्री। तब आप बताओ कि ये कंडीशन क्या हो जाएगा? मतलब हम लोग एग्जैक्टली पोल का बात कर रहे हैं। मतलब आप समझो ये कि ये जो पॉइंट है, ये जो O पॉइंट है, इसे आप जरा इमेजिन करो कि ये यहां पर है। क्लियर? तो अगर आपका ये जो पॉइंट जो है वो यहां पर है, तो एक एंड तो 0 डिग्री बना रहा है, ये थीटा एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आ गया, तो इसके साथ कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। और दूसरा साइड पे इंफिनाइट कर दो, तो मैं उसे कहूंगा क्या? सेमी इंफिनाइट। सेमी इंफिनाइट। और सेमी इंफिनाइट के कहां पर हम लोग इस सेंटर को शिफ्ट किए हैं? पोल पे। कहां पे शिफ्ट किए हैं? पोल पे। तो पोल का मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या निकल के आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड एट पोल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन 90 प्लस साइन 0। So sin 0 is 0, sin 90 is 1, so it becomes mu naught n I by 2. So guys, अगर हम लोग यहां पर कुछ ग्राफ बनाने का बात करें, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज मैग्नेटिक फील्ड। दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारा रहा डिस्टेंस। ये हमारा रहा डिस्टेंस। मैं जैसे ही इस डिस्टेंस का बात करूं तो मैं बोल रहा हूं ये कि जहां तक सोलेनॉइड है, इनसाइड द सोलेनॉइड हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा यूनिफॉर्म है। ये अगर सोलेनॉइड है और मैं बोल रहा हूं कि यहां पे डॉट और यहां पे क्रॉस का बात हो रहा है, तो ये जो पार्ट है, मतलब जो पोल है, इट विल बी म्यू नॉट एन आई बाई 2 और ये जो पार्ट है ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो जब भी आप डायग्राम बनाओ तो कुछ इस प्रकार से बनाओ कि आपका प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो है वो हो रहा हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। In a solenoid, the magnetic field is strong and uniform. Already we have discussed it. On the other hand, outside the solenoid, the field is non-uniform. ये बात नोट कर लो, दिमाग में बैठा लो। As one starts moving away from the solenoid, the field diminishes and the solenoid looks like a cylindrical metal sheet. जैसे जैसे आप दूर जाओगे, ये एक cylindrical metal sheet के फॉर्म में दिखेगा। Is this clear? Very good. चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। These are all the theoretical part. The direction of the field is given by right-hand rule. The solenoid is commonly used to obtain a uniform magnetic field. अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस। In a solenoid, the magnetic field is strong and uniform. I think आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसे क्वेश्चन यदि आए तो आप लोग प्लीज अपने पेन का संपूर्ण इस्तेमाल करें। A solenoid is a long wire wound in a where the turns are closely spaced, helical form. स्प्रिंग को जब भी आप लोग बाउंड करोगे, तो स्प्रिंग को जब भी हम लोग बाउंड करेंगे तो क्या वो कंप्लीट सर्कुलर फॉर्म में बाउंड होगा? किसी कीमत पर नहीं, वो हेलिकल फॉर्म में बाउंड होगा। जैसे ही आप उसको स्ट्रेच करते हो तो क्या वो हेलिकल फॉर्म में दिखता है या नहीं? एग्जैक्टली वैसा ही ये बाउंड हो रहा होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The solenoid is commonly used to obtain a uniform magnetic field. अब आते हैं टॉरॉयड।
इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, मैग्नेट विथ नो पोल्स। इसमें कोई पोल है ही नहीं। दिस इज अ टॉरॉइड। ये कुछ इस तरीके से बाउंडेड है, जैसे सोलेनॉइड में हम लोग देख रहे थे वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में बाउंडेड था, ये सर्कुलर फॉर्म में बाउंडेड है, बस इतना सा का डिफरेंस है। अब टॉरॉइड इज ए होलो circular ring on which a large number of turns of a wire are closely wound. It can be viewed as a solenoid which has been bent into a circular shape to close on itself. The field B inside the toroid is constant in magnitude for the ideal toroid of closely wound turns. इन सारी चीजों के बारे में जैसे ही आप लोग मैथमेटिक्स करोगे, आप लोग को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट्स क्या आपको कहना चाह रहा है। लंपट क्या पूछ रहा है तुम? यहां देखो आप, I is equals to current through the toroid, let point P be in the empty space enclosed by toroid, draw an imperial loop. अब आप लोग यहां पर ध्यान देना, यहां पर तो 3 एम्पीरियल लूप बनेगा, एक तो यहां, एक यहां और एक बाहर में कहीं, ये 3 एम्पीरियल लूप बना। अब मैं आपसे बोला कि अंदर वाले का जो एम्पीरियल लूप का जो कंडीशन है, अगर यहां से यहां का जो रेडियस है वो a और यहां से यहां का जो रेडियस है वो है b, तो आप लोग इतना तो समझ पा रहे हो कि अगर हम लोग यहां पर लिखें b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, तो मैं ये कह सकता हूं कि फॉर ए वाला पार्ट, मतलब अंदर वाले के लिए अगर मैं बात करूं इनसाइड, इफ r इज लेस देन a, तो करंट है ही नहीं, I इज इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड विल बी आल्सो 0। यस, समझ रहे हो बात को? और अगर मैं बोलूं कि r इज ग्रेटर देन b, तो एक तरफ डॉट और एक तरफ क्रॉस है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू, नेट करंट इज गोइंग टू बी 0। ये जो लूप है इसके अंदर एक तरफ डॉट और एक तरफ क्रॉस है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो डेफिनेटली करंट का वैल्यू जो नेट करंट जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, अगेन इट इज गोइंग टू बी 0 I टोटल। तो मैं बोलूंगा कि B विल बी इक्वल टू 0, मतलब हम लोग बाहर का और अंदर वाले एम्पीरियल लूप का तो बात ही नहीं करेंगे, हम लोग बात किसका करेंगे, उस पॉइंट P का बात कर रहे हैं जो कि इसके बीच में है, इस टॉरॉइड के स्ट्रक्चर के बीच में कहीं है, यहां पर पॉइंट P पर। We have to calculate magnetic field B at different point. Current enclosed by the loop is 0. So इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात किए अभी। अब आते हैं हम लोग आगे। अगर मैं तुमसे ये बोला कि ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, और मैं यहां पर से जो एम्पीरियल लूप ले रहा हूं वो इस डिस्टेंस का है, मतलब r डिस्टेंस का। इस r डिस्टेंस का हम लोग ले एम्पीरियल लूप लिया,
मैं तुमसे बोलता हूं कि अगर आप लोग B डॉट dl अप्लाई करते हो यहां पर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई लिखोगे। यस, तो एक तरफ कहीं पे डॉट है और इस तरफ क्रॉस है, तो इस बार तो टोटल नेट वैल्यू ऑफ करंट विल बी नॉट इक्वल टू 0। ये बात आप समझ पा रहे हो? वेरी गुड। तो अब मैं यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप समझो जरा कि मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड द टॉरॉइड होगा वो कुछ वैसा ही होगा जैसा कि हम लोग सोलेनॉइड में देख रहे थे। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड द टॉरॉइड यूनिफॉर्म नेचर का होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि B डॉट dl मतलब इस दोनों के बीच का जो लेंथ होगा हमेशा ही, अगर मान लो कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो लेंथ dl भी इसी प्रकार का जा रहा है, मतलब 0, तो B इंटू एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा, ऐसा dl कितने लेंथ तक जुड़ेगा? 2 पाई r तक जुड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि B इंटू 2 पाई r। क्या ये कैपिटल R है? बिल्कुल नहीं सर, ये स्मॉल r है, वो डिस्टेंस जो कि A और B के बीच में कहीं है, विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो मैं ये कह सकता हूं कि इट विल बी इक्वल टू B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई r, where n by 2 pi r will be considered as a small n, and a small n is nothing but number of turns per unit length. B is not exactly like solenoid. सेकेंड, आप लोग ये क्या महसूस कर पा रहे हो कि सिंस B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब डिस्टेंस जितना कम होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। इट मींस जैसे जैसे तुम दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। इट मींस क्या ये यूनिफॉर्म नेचर का है? इट इज नॉट यूनिफॉर्म नेचर, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये इनसाइड द टॉरॉइड इट इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यस, वेरी गुड। अब मैं आप लोगों को बाद में बोलता ये हूं कि आप जरा ये समझो कि क्योंकि ये हाइपरबोलिक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप B से R के बीच का अगर आप लोग कोई एक ग्राफ बनाते हो तो आप लोगों को ये समझ आना चाहिए कि A तक, मतलब अगर हम लोग ये मान रहे हैं कि यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां तक का जो डिस्टेंस है इट इज A, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस यदि है B, तो मैं ये कहूंगा कि A तक तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और B के आगे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो A और B के बीच में ही है, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। इट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। सो गाइज, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि A वाले पे आपका जो कंडीशन आएगा वो क्या आ जाएगा? इट विल बी म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई ए, और यहां पर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा? एन आई बाई 2 पाई बी। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाएंगे फॉर टॉरॉइड। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक का बात आप लोगों को समझ आ गया होगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे भी आप लोग अपने दिमाग में ठूस ठूस के रख लिए होंगे। तो इसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए अब हम लोग आगे देखो, पॉइंट P इज आउटसाइड द टॉरॉइड। जब हम लोग आगे का बात करें तो लेट इट बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल। We see that current is going in the plane and coming out of the plane. Current through the loop is 0. Magnetic field outside toroid is 0. Thus net current passing through plane is 0. Consider an imaginary plane placed inside the toroid. Draw an imperial loop passing through P. ये सारा स्टेप का बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और मैं ये कह चुका हूं कि बाहर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा।
अंदर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। जब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इस टॉरॉइड के पूरे पेरिफेरी के बीच में होगा, मतलब ए रेडियस और बी रेडियस के बीच में ही मैग्नेटिक फील्ड पाया जाएगा। इन सारी बातों को आप लोग दिमाग में रखना। नॉन यूनिफॉर्म नेचर का होगा एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा और घटा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। पॉइंट P इज विद इन कॉइल ऑफ टॉरॉइड। अगर विद इन कॉइल ऑफ टॉरॉइड है तो यहां पर जीरो नहीं होगा, इट विल बी n इनटू करंट थ्रू ईच टर्न। Any between B and D, DL is zero everywhere on this path। ये सारा बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आगे बढ़े तो हमारे सामने ये आ गया 2pr नहीं है बालक, ये 2pr नहीं है, इसे हम लोग कह सकते हैं 2πr। So that way we can say कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आए और कंक्लूजन लिखें तो कंक्लूजन विल बी कि B will be equal to mu naught Ni by 2 pi r, where n upon 2 pi r will be written as small n। इस बात को आप लोगों को दिमाग में रखना है। Now coming to the point here, magnetic field of toroid is given by mu naught Ni by 2 pi r, Ni by 2 pi r। Number of turns per unit length n by 2 pi r। ये सारे बहुत ही छोटे मोटे से क्वेश्चंस हैं, बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। अब यहां पर देखो, two coaxial solenoids 1 and 2 of the same length are set so that one is inside the other। The number of turns per unit length are n1 and n2। The currents I1 and I2 are flowing in opposite directions। The magnetic field inside the inner coil is zero। This is possible when एक सोलेनॉइड ऐसा है, और दूसरा सोलेनॉइड कुछ इस प्रकार का है। दोनों के लेंथ सेम है। द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आर n1 एंड n2। येलो वाले इसका है n2 एंड इस वाले का है n1। The currents I1 and I2 are flowing in opposite directions। ये रहा I1, ये रहा I2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब क्या कि इसमें करंट यदि यहां पर डॉट है इसमें यदि यहां पर डॉट है तो इसमें यहां पर क्रॉस है। मतलब क्या है गाइस कि दोनों ही तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ये बात आप शायद समझ पा रहे होंगे। इट इज B2 and this one is B1। So मैं ये कह रहा हूं कि the magnetic field inside the inner coil is zero। अगर inner coil के अंदर का magnetic field zero है, it means B1 minus B2 must be equal to zero। इसका मतलब B1 minus B2 must be equal to zero। और क्या इसका अर्थ ये भी निकल के आता है कि B1 will be equal to B2। Yes, very good।
अब क्या आप लोग ये समझ पा रहे हो कि मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट N1 I1 will be equal to mu naught N2 I2. So guys, mu naught and mu naught will be getting cancelled. और अब आप लोग इस ऑप्शंस में से चेक करो कि कौन सा ऑप्शन सही है. I1 is not equal to I2 and N1 is equal to N2. अगर N1 और N2 सेम हो और I1 और I2 अलग अलग हो तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग होगा. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो कैसे होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो तभी होगा ना जब B1 और B2 दोनों एक दूसरे के बराबर में होंगे. मतलब N1 I1 शुड बी इक्वल टू N2 I2. A B नहीं होगा. C ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट. तो ये आप लोग अपने दिमाग में रखो. ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, कॉन्सेप्चुअली अच्छे क्वेश्चन में काउंट किया जा सकता है. चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब यहां ध्यान दें आप. A toroid of rectangular cross section A into B B has inner radius R if the current passing through the toroid is I. Find the magnetic flux. A toroid of rectangular cross section A into B. Cross section का मतलब आप समझ रहे हो? यहां से लेकर अगर यहां तक A है तो यहां से लेकर यहां तक का जो डायमेंशन है इट इज B. मैं बोला कि ये कुछ इस प्रकार का है. ये कुछ ऐसा है. दिस इज द क्रॉस सेक्शन. A into B has inner radius R. इसका जो इनर रेडियस है इट इज R. Current passing through the toroid is I. Find magnetic flux passing through cross section of toroid assuming that turns N. मैं आपको ऑलरेडी बता दूं इस बात को कि फ्लक्स का अगर बात किया जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू B डॉट dA वेक्टर. तो dA वेक्टर आप लोग कैसे पता करोगे? R का बात किया जा रहा है तो आप एक दूरी पर जाओ, एक dx एलिमेंट बना लो. दिस इज dx एलिमेंट. तो अब आप लोगों से मैं अगर पूछूं कि इसका एरिया क्या हो जाएगा तो आप लोग बता सकते हो एरिया विल बी इक्वल टू B इंटू dx. यस. तो आप लोग यहां पर लिख सकते हो B इंटू dx. बट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे? Magnetic field will be written as here. Magnetic field will be written as mu naught Ni by 2x 2 pi x. एक दूरी पर बात किया जा रहा है. दिस इज x. एक दूरी पर जाकर dx एलिमेंट. एंड एरिया क्या है? एरिया क्या है गाइस? तो देखो अंदर से अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा होगा, एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0 डिग्री. तो हम लोग वो 0 डिग्री का यहां पर डिफरेंस ले लें और dA हम लोग क्या मान लें? B इंटू dx. तो स्टूडेंट्स आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या कि म्यू नॉट Ni इंटू B अपॉन 2 पाई बाहर आप ले लो और अंदर में dx अपॉन x का इंटीग्रेशन कर दो फ्रॉम R टू
R प्लस A, तो ये हमारा क्या कर देगा, ये हमारा जो वैल्यू दे देगा, दिस विल बी dB, सॉरी 1 सेकेंड, ये जो मैं आपको बात कर रहा हूं दिस इज नॉट मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा हो जाएगा d5। तो डेफिनेटली यहां पर जो आप इंटीग्रेशन करोगे, दोनों साइड को करोगे, तो d5 यहां पर भी इंटीग्रेट हुआ, तो इट बिकम्स 5 एंड हियर इट विल बी रिटन एज म्यू नॉट NIB अपॉन 2 पाई एंड ln R plus A by R. It is going to be the flux passing through that part of the toroid. इस बात को आप लोग दिमाग में रखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन का हम लोग रेफरेंस डेफिनेटली लेंगे, तो आप लोग दिमाग में रखते हुए ऐसे क्वेश्चन को चलो, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन टकराए तो आप लोग निश्चित ही ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते चलो। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉरेंज फोर्स। हालांकि मैं इसके बारे में यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा एंड देन अगेन वी विल मूव टू दैट पर्टिकुलर स्लाइड। यहां ध्यान देना आप लोग, जो हम लोग एफ मैग्नेटिक कहते हैं, लॉरेंज फोर्स का दो पार्ट है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो तब, और जब केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो तब। जब केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो और जब चार्ज को प्रोजेक्ट किया जाए, मैं जो स्टार्टिंग में बात किया था वैसा ही। तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो और चार्ज को प्रोजेक्ट किया जाए, तो वैसे केस में जो एफ मैग्नेटिक आएगा दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। V इज द वेलोसिटी, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो V क्रॉस B, एंड डेफिनेटली यहां पर जो आप थीटा देख रहे हो, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड V, एंड F इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। F जो है ये परपेंडिकुलर है दोनों ही वेलोसिटी और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैं क्या ये समझ सकता हूं कि क्योंकि F परपेंडिकुलर है V एंड B दोनों के ही, तो डेफिनेटली ये आपको समझ में आ रहा होगा कि F देता क्या है, एक्सेलरेशन। जब मैग्नेटिक फोर्स का केवल बात कर रहे हो तब का बात कर रहा हूं, जब मैग्नेटिक फोर्स केवल और केवल मैग्नेटिक फोर्स का बात हो रहा होगा तब। वन मोर टाइम, केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड का बात हो रहा होगा तब। वन मोर टाइम, केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड का बात हो रहा होगा तब हम लोगों को यह समझना है कि एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, इस केस में there will be no effect, there will be no effect on the magnitude of velocity, on the magnitude of velocity, and only the change in direction of motion will be observed, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखो। एंड सो मैं ये आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस वजह से मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल और केवल डायरेक्शन बदलेगा। तो आ जाओ अब आप लोग फर्स्ट पॉइंट पे, यहां अब आप लोग आ जाओ, चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे हो और तब यदि हम लोग जब चार्ज रेस्ट पे हो, मतलब इसकी स्पीड 0 हो, तो क्या फोर्स होगा? फोर्स विल नॉट बी देयर एंड इट विल बी 0। मैग्नेटिक फोर्स होगा ही नहीं, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा? वो तो और भी नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तब तक वो फोर्स तो आएगा ही नहीं काम में। तो चार्ज एट रेस्ट मतलब स्पीड इज इक्वल टू 0
एंड एफ विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब क्या कि अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो और आप किसी को मूर्त बनाकर, मतलब काफी स्थिर अवस्था में आप उसको उसके अंदर में प्लेस कर दो, किसको, किसी भी चार्ज को आप इसके अंदर प्लेस कर दो, तो क्या इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? नो, मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। गाइस आप लोग इस बात को समझ रहे हो? समझ रहे हो? वेरी गुड। अच्छा एक और बात बताओ, मैं अभी आप लोगों को यह बात समझाया कि F इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। तो मैं तुमसे अगर बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, ऐसे हो, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी प्रोजेक्ट इस तरीके से किया जाए या इस तरीके से किया जाए, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये भी आगे की तरफ प्रोजेक्ट किया जाए या फिर इस तरफ प्रोजेक्ट किया जाए, तो इन सारे के सारे केसेस में, इन सारे के सारे केसेस में आप लोगों को क्या लग रहा है? V और D के बीच का एंगल कितना है स्टूडेंट्स? ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है बताओ? इस केस में तो 0 डिग्री और इस केस में 180 डिग्री, और साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। इट मींस फोर्स विल बी इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन विल बी 0। लेकिन फिर भी मूव तो कर रहा है ना, मूव तो कर रहा है, यहां पर तो रेस्ट में था, अगर ये मूव कर रहा है तो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। अब क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो मोशन का जो ट्रेजेक्ट्री होगा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन विल बी a straight line। आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ आई होगी। आप लोग इसको बहुत जल्दी से नोट डाउन करो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग आते हैं ट्रेजेक्ट्री पर। अब यहां ध्यान देना कि यह हमारे सामने मैग्नेटिक फील्ड है, इतने सारे मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग यहां पर किसी पॉजिटिव चार्ज को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना है। और ये सारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका नेचर क्या है? क्रॉस का नेचर है। इसका नेचर क्या है स्टूडेंट्स? क्रॉस का नेचर है। तो अगर ये क्रॉस का नेचर है और ये वेलोसिटी है तो v क्रॉस b, v को मतलब v की तरफ अपने पाम को रखो और d की तरफ मूव करो, तो आपका जो थंब है वो शो करेगा आपके फोर्स को। तो डेफिनेटली यहां पर एक फोर्स एग्जर्ट होगा जो कि ऊपर की तरफ है, तो ये इसको डाइवर्ट करेगा कुछ ऐसा, और ये हमेशा ही सर्कुलर फॉर्म में मूव करने लगेगा। इट मींस व्हाट? जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप चार्ज को प्रोजेक्ट करते हो,
आप लोग यहां पर समझो इस बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, यह अगर मैग्नेटिक फील्ड है और मैं अगर कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट किया तो ये जो वेलोसिटी की वजह से ये सर्कुलर पाथ लेगा और एवरी टाइम द फोर्स विल बी हैविंग द टेंडेंसी टू डायरेक्ट टुवर्ड्स सेंटर। ऐसा कौन सा फोर्स है जो हमेशा ही सर्कुलर ट्रैक पे टुवर्ड्स सेंटर एक्ट कर रहा होता है? जरा आप सोचो वो केस कौन सा है, बताओ। यहां पे आप पहले तो ये बताओ V और B के बीच में एंगल कितना बन रहा है? V इज परपेंडिकुलर टू B, मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फोर्स जो मैग्नेटिक है वो मैग्नेटिक फोर्स का हम लोग वैल्यू क्या लिखेंगे गाइस? इट विल बी QVB। yes, and definitely it will be equated with mv square by r, because सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे ऐड करेगा। जब भी हम लोग फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ ऐड कर रहा है अगर बात करें तो हमेशा ही सेंट्रीपिटल फोर्स ऐड करेगा, बिकॉज यहां पर मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं है तो निश्चित रूप से सेंट्रीपिटल फोर्स का बात होगा। पहली बात तो ये। सेकंड, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैं यहां पे दो केस का बात करूंगा। अगर यहां पे मैं पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज का जो कंडीशन कुछ इस तरीके का बनेगा, और अगर मैं नेगेटिव चार्ज प्रोजेक्ट किया, माइनस क्यू अगर प्रोजेक्ट किया, यहां पे प्लस क्यू प्रोजेक्ट किया हो तो कुछ ऐसा, और माइनस करूंगा तो कुछ ऐसा, मतलब ये जस्ट रिवर्स ऑर्डर में बनेगा और ये ऊपर की तरफ बना तो ये नीचे की तरफ बनेगा। ये आप लोग दिमाग में रखना। क्या है कि जिस तरफ आप लोगों का V क्रॉस B आ रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका सर्कल बनेगा जब नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? बिकॉज आपके पास फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू QVB, विच इज QV क्रॉस B। तो मैं अगर बोलूं कि यहां पे अगर आप माइनस साइन लगा देते हो, जैसे कि नेगेटिव चार्ज की बात करें तो माइनस क्यू लग जाएगा, तो डेफिनेटली V क्रॉस B का जो फॉर्मेट है वो रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये उसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है? अगर ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा सा हट बनाइए और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि मैं भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन पा सकूं आप लोगों से। चलिए चलिए अब हम लोग फॉर्मूला पे दिमाग लगाएं। हम लोग अभी भी बात किए कि QVB विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो क्या r इज इक्वल टू mv अपॉन QB लिख सकते हैं? यस सर। तो क्या mv मोमेंटम होता है? यस सर। एंड इज इक्वल टू रूट अंडर 2m k काइनेटिक एनर्जी अपॉन Q इंटू B लिख सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, क्या आप लोग ये बात जानते हो कि V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा होता है? इट मीन्स ओमेगा विल बी इक्वल टू V अपॉन R। तो V अपॉन R क्या हो जाएगा? mv अपॉन QB। तो V से V कैंसिल, तो इट बिकम्स QB by M। Now you just tell me ओमेगा क्या 2 पाई by T होता है? इज इक्वल टू QB by M। तो आप लोगों को क्या ये समझ आ रहा है कि T will be equal to 2 pi M upon QB? यस। अच्छा, एक और आप बात बताओ कि क्या T वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? यहां क्या T वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? जरा सोचो। T doesn't depend upon स्पीड। आप लोगों को चार्ज टू मास रेशियो याद होगा, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन Q बाई M का फॉर्मेट भी हम लोग लिख सकते हैं चार्ज टू मास रेशियो के आधार पर अगर बात करें तो। यस। तो आप लोग इन सारी चीजों को अपने दिमाग में रखो और इसके साथ ही हम लोग आगे के स्लाइड पे चलते हैं।
दिस वन इज द नेक्स्ट स्लाइड। ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके। यस, कमिंग हियर टू द पॉइंट। अभी तक हम लोग क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का ही केवल बात कर रहे हैं, तो चलिए मैग्नेटिक फोर्स में एक और कड़ी मैं जोड़ दूंगा आपके लिए। यहां ध्यान दो आप। अगर मैं बोलता हूं कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहां पर किसी भी वेलोसिटी से यहां पर किसी भी वेलोसिटी से अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करता हूं, चार्ज पार्टिकल को थीटा एंगल पर, तो आप लोग को यह बात समझ आ रही है क्या कि यहां पर दो पार्ट आ रहा है। यह हमारा हो जाएगा v पैरेलल और इस साइड आ जाएगा v परपेंडिकुलर। और अगर इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो, यदि इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो, तो आप जरा मुझे एक बात समझाओ कि मैग्नेटिक फील्ड जब सेम डायरेक्शन में हो तो यहां पर किसके वजह से फोर्स एक्ट करेगा इसके ऊपर? किसके वजह से? क्या v पैरेलल के वजह से b का कंडीशन ये होगा कि इस पे फोर्स लगेगा, या v परपेंडिकुलर की वजह से होगा? मैं ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं, आप यहां पर ध्यान दो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि जब b के डायरेक्शन में होगा तो फोर्स विल बी जीरो, एक्सीलरेशन विल बी जीरो। और साथ ही साथ मैं ये भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जब v परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, जब v परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो फोर्स निकल के आएगा QVB। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? तो इसके आधार पर मैं अगर इस स्लाइड पे आ गया और मैं आपसे पूछा कि यहां पर अगर v को मैं थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, मतलब चार्ज को मैं थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी पैरेलल कहलाएगा और एक कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर कहलाएगा। पैरेलल वाला जो कंपोनेंट होगा वो b के साथ, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो इसके वजह से कोई फोर्स नहीं ऐड करेगा। एंड यहां पे जो फोर्स ऐड करेगा वो किसके वजह से होगा? v परपेंडिकुलर की वजह से। अच्छा, v क्रॉस b, तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो किस तरफ है? अंदर की ओर। ये अंदर की ओर है, तो डेफिनेटली जो हमारा और ये जो आपको सर्कल बनेगा, इसके वजह से सर्कुलर ट्रैक बनेगा, ये हम लोग ऑलरेडी जान गए हैं। तो v क्रॉस b, v क्रॉस b हमेशा ही अंदर की ओर बनेगा और कुछ ऐसा। कुछ इस तरीके का कंडीशन है। मतलब ये जो सर्कुलर ट्रैक बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा अलोंग -z डायरेक्शन। इज दिस क्लियर? तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये सर्कुलर ट्रैक तो बना कुछ ऐसा, लेकिन v पैरेलल भी इस पे एक्ट कर रहा है और v पैरेलल की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। मतलब ये आपको एक वेलोसिटी तो दे रहा है, और वो वेलोसिटी का ट्रैक कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये हमारा जो सर्कुलर मोशन होगा
ये केवल और केवल सर्कुलर मोशन ना होते हुए कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा और हर एक हेलिक्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा इसे हम लोग कहते हैं पिच, इसे हम लोग कहते हैं पिच। तो मैं बोला कि ये हो किस वजह से रहा है, भी पैरेलल की वजह से। तो भी पैरेलल की वजह से जो पिच बन रहा है वो किसी टी टाइम पीरियड में क्या बनेगा, डी will be equal to pitch and pitch will be equal to v parallel into time। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। मतलब क्या है, ये सर्कुलर ट्रैक बना किसके वजह से, v परपेंडिकुलर की वजह से। हेलिक्स का जो फॉर्म लिया वो किसके वजह से लिया, v पैरेलल की वजह से लिया। तो ये बात आप लोग अपने दिमाग में रखो और इसके साथ ही हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। अब आ रहे हैं हम लोग, मैंने चार्ज पार्टिकल इज इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अंदर में इंफ्लुएंस है और मैग्नेटिक फील्ड का भी इंफ्लुएंस है। मतलब क्या, ये अगर कुछ इस तरफ मैं बोल रहा हूं कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज रेस्ट पे है, तो चार्ज रेस्ट पे होने की वजह से क्या मैग्नेटिक फोर्स इस पे एक्ट करेगा, नहीं सर, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन चार्ज रेस्ट में होने की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, यस सर लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये चार्ज हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। कैसा कंसीडर कर रहे हैं गाइस, पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन में लगेगा। इज दिस क्लियर। अब जो इस डायरेक्शन में आप लोगों को फोर्स लगा वो फोर्स क्या होगा, F will be equal to FB will be equal to 0 and FE will be equal to Q into E। अब मुझे ये बात समझा दो जरा कि आप लोगों को एक्सेलरेशन पता करने आता है, टाइम पता करने आता है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि वो सारे कंडीशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़े थे वो यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब A is equals to QE upon M and V is equals to U plus AT। इनिशियली ये रेस्ट पे था, तो इज इक्वल्स टू QE into M अपॉन into T। ये हमारे वेलोसिटी भी आ रहा है और वो टाइम वेरिंग है, मतलब टाइम के साथ वो वेलोसिटी बढ़ रहा है। इज दिस क्लियर गाइस। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इन सारे फॉर्मूलेज को आप लोगों को कवर कराऊंगा कल के क्लास में। अभी रात बहुत ज्यादा हो चुका हो, तो आज मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आज आप लोग यहां तक के पार्ट को कवर अप कर लो, ताकि कल के क्लास में हम लोग बहुत सारा धमाल मचाएं और बहुत सारे न्यूमेरिकल को कवर अप करें। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you very much.